नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद विशाल जायसवाल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं 8 दिसंबर 2019 को हुए सीटेट पेपर सेकंड का पार्ट 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसके उत्तर को ऑफिशियल आंसर की से मैच किया गया है। भाग 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ऑप्शन दिया है, पहला निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। दूसरा ऑप्शन है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। चौथा ऑप्शन दिया है, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें दूसरा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया है, पहला प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। नंबर 2, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। क्रियात्मक अन्वयता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। सही ऑप्शन है 2, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। ऑप्शन दिया है, पहला अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थियों के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तीसरा, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। चौथा, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थियों के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। दूसरा, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तीसरा, अपसारी चिंतन पर बल देकर। चौथा, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1 ऑप्शन दिया है, दंड। नंबर 2, यंत्रवत याद करना। नंबर 3, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। नंबर 4, अनुबंधन। सही ऑप्शन है नंबर 3, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। नंबर 3, संवाद के द्वारा बच्चों के इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। नंबर 4, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ऑप्शन पहला है, संवाद एवं परिचर्चा। नंबर 2, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 3, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 4, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। यही ऑप्शन है दूसरा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। नंबर 2, उनके गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्ग सीट देकर। नंबर 3, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। नंबर 4, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। सही ऑप्शन है पहला, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला ऑप्शन है, पुरस्कार एवं दंड। नंबर 2, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। नंबर 3 है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। नंबर 4, लगातार
अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। सही ऑप्शन है तीसरा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। दूसरा, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। ऑप्शन तीसरा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। नंबर 4, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। यही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? पहला ऑप्शन है एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन 3 है एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन 4, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। सही ऑप्शन है दूसरा, द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवैगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन है दूसरा। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की ऑप्शन दिया है मध्य एजेंसी हैं, दूसरा द्वितीय एजेंसी हैं, तीसरा मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, चौथा प्राथमिक एजेंसियां हैं। सही ऑप्शन है चौथा, प्राथमिक एजेंसियां हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ऑप्शन दूसरा है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन 3 है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ऑप्शन 4 है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। सही ऑप्शन है 4, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? नंबर 1, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 2, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालाक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। ऑप्शन 3, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। नंबर 4, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। सही ऑप्शन है पहला, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है पहला, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। नंबर 2, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। नंबर 3, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। नंबर 4, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। सही ऑप्शन है चौथा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है पहला, पाठ ढांचा, दूसरा अंतः व्यक्तिनिष्ठता, नंबर 3 खोजपूर्ण अधिगम, नंबर 4 समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यही ऑप्शन है पहला, पाठ ढांचा। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। ऑप्शन दिया है पहला, अच्छा होना परंपरागत, दूसरा आदान प्रदान परंपरागत, तीसरा कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, चौथा आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। सही ऑप्शन है दूसरा, आदान प्रदान परंपरागत। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? नंबर 1, जेंडर पहचान, ऑप्शन दूसरा जेंडर रूढ़िवादिताएं, नंबर 3 जेंडर विभेदीकरण, ऑप्शन 4 जेंडर भूमिकाएं। सही ऑप्शन है दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिताएं।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया है पहला, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तीसरा, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, चौथा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। यही ऑप्शन है चौथा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ऑप्शन पहला है संगीतमय अभिव्यक्ति के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। ऑप्शन 2, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। नंबर 3, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। नंबर 4, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। यही ऑप्शन है दूसरा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अवधि में विकसित होता है। पहला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी चालक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यही ऑप्शन है दूसरा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। पहला, लेओ वाइगोट्स्की, दूसरा अल्बर्ट बंडूरा, तीसरा लॉरेंस कोलबर्ग, चौथा जीन पियाजे। सही ऑप्शन है पहला, लेओ वाइगोट्स्की। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। दूसरा, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। नंबर 3, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नंबर 4, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सही ऑप्शन है तीसरा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? पहला, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन। दूसरा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तीसरा, केवल संरचनात्मक आकलन। चौथा, केवल संकलनात्मक आकलन। सही ऑप्शन है दूसरा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन, मुख्य धारा से जुड़ना, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा समाजीकरण, चौथा समावेशन। यही ऑप्शन है तीसरा, समाजीकरण। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। नंबर 2, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। सही ऑप्शन है दूसरा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को याद करने समझने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? नंबर 1 ऑप्शन, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। सही ऑप्शन है पहला, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। नंबर 2, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल
से संबंधित कहानी एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करानी चाहिए। सही ऑप्शन है दूसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। दूसरा, केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। नंबर 4, असक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। सही ऑप्शन है तीसरा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।